इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड मेरा पहला इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। द फर्स्ट इफेक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट। मैं आपको हर एक इफेक्ट के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, वही आपको ध्यान में रखना है। इंडक्टिव इफेक्ट, इसे हम कहते हैं आई इफेक्ट। क्या कहते हैं इसे? हम आई इफेक्ट कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड एंड इट इज परमानेंट। इंडक्टिव इफेक्ट इट ऑपरेट्स थ्रू विच बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। और ये इफेक्ट कैसा होता है? परमानेंट होता है। इट इज परमानेंट। लेट्स सी व्हाट डज इट वांट टू से। सपोज वी हैव दिस काइंड ऑफ द कंपाउंड, राइट? यहां पे कुछ वैलेंसी है इसकी, वॉट एवर इट कैन बी। सपोज यहां पर है साथ में फ्लोरीन। नाउ वी नो इट वेरी वेल, फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन क्या करता है? कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को। तो यहां जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन क्या करेगा? इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा। खुद क्या बनेगा? पार्शियल नेगेटिव। ये क्या बनेगा? पार्शियल पॉजिटिव। आ गया ना? अब ये पॉजिटिव कार्बन क्या करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। आ गया ना? तो ये क्या बनेगा? थोड़ा और पार्शियल पॉजिटिव बनेगा। इसके कंपेयर में कम बनेगा, ये भी पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव कार्बन क्या करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और इसको भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव बनाएंगे। मतलब क्या है? ये जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड था ना, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ने नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर भी पोलैरिटी इंड्यूस कर दी। कार्बन कार्बन का बॉन्ड कभी पोलर नहीं होता है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड हमेशा नॉन पोलर होता है। बट आगे जो पोलर बॉन्ड है, वो आगे वाले पोलर बॉन्ड ने क्या करी? चेन में आगे भी नॉन पोलर बॉन्ड को पोलर बना दिया। तो ये सारी जो पोलैरिटी है ना, ये इंड्यूस पोलैरिटी है। एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको? इंडक्टिव इफेक्ट। आई बात समझ में? तो इंडक्टिव इफेक्ट का जो असर है वो आपको करीब 3 कार्बन तक देखने मिलता है। इसके आगे उसको इतना आपको इफेक्ट देखने मिलता नहीं है। तो इस पोलर बॉन्ड ने क्या करा? जो नॉन पोलर बॉन्ड थे उसमें पोलैरिटी को इंड्यूस किया। अब दो तरह के इंडक्टिव ग्रुप होते हैं, एक होते हैं प्लस आई, दूसरे होते हैं माइनस आई। माइनस आई वो ग्रुप होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। मतलब वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। माइनस वाले हमेशा क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। वो कोई भी इफेक्ट हो, माइनस वाले हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। तो माइनस आई ग्रुप वो है जिनकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, और जिनकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी हाइड्रोजन से कम है उसे कहते हैं प्लस आई ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं कंपेयर टू हाइड्रोजन, दे आर कॉल्ड माइनस आई। और जो हाइड्रोजन के कंपेयर में भी इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट कर पाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्लस आई कहते हैं। तो दो तरह के इंडक्टिव ग्रुप होते हैं, प्लस आई एंड माइनस आई ग्रुप। ओके, तो ये हो गया आपका शॉर्ट में इंडक्टिव इफेक्ट। नाउ लेट्स रीड दिस। व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म between the atoms of different electronegativity, electron density remains more towards the more electronegative atom. Such a shift of electron density result in a polar covalent bond. Bond polarity leads to various electronic effects in organic compound. तो अगर बॉन्ड बना है between two different electronegativity atoms, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और बॉन्ड को क्या करेगा? पोलर करेगा। Let's consider the example of chloroethane CH3CH2Cl in which CCl bond is polar covalent. कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड कैसा होगा? पोलर कोवेलेंट होगा, राइट? It is polarized in such a way that carbon 1 gains some positive charge and chlorine gains some negative charge. The fractional electronic charge on the two atoms in polar covalent bonds are denoted by symbol delta. ये फ्रैक्शनल चार्ज है, पूरी तरह इलेक्ट्रॉन चले नहीं जाएंगे, शिफ्ट रहेंगे थोड़े, तो थोड़ा बहुत नेगेटिव थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट?
एंड द शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज शोन बाय द एरो, इस तरफ इलेक्ट्रॉन गए ना, राइट, तो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, वो अब यहाँ पे डिफाइन किया है। ये पॉजिटिव कार्बन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जो हमने आगे देखा ना। In turn of carbon 1, which has developed the partial positive charge, this positive charge carbon draws some electron density toward it from the adjacent CC bond. Do you understand this? ये positive carbon क्या करेगा, adjacent CC bond के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, राइट। ओके, consequently some positive charge delta delta dash develops on the carbon 2 also, where delta delta dash symbolize a relative smaller positive charge as compared to that of C1. इसका positive charge इसके कंपेयर में कम रहेगा। ओके, in other words, the polar CCl bond, this polar CCl bond induces the polarity in the adjacent bond. Such polarization of sigma bond caused by the polarization of adjacent sigma bond is referred as the inductive effect. Do you get something? चलो हम यहां पे अपनी थियरी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं यहां पे। लेट्स राइट इट नाउ, लेट्स कॉल इट C1, C2, C3. So we write here bond between C1 and fluorine is polar due to high electronegativity of fluorine compared to C1. Therefore, C1 develop delta plus charge. Now what will happen? This C1 now attract electron density from adjacent C1 C2 bond and make it polar to. समझ गए स्टेटमेंट क्या लिखना है? सिमिलरली C2 will make C2 C3 bond polar, तो डेफिनेशन लिख देंगे फाइनली, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड कॉज्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड। डिफाइन कर लेंगे यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट को, पोलराइजेशन of sigma bond by polarization of adjacent sigma bond is called inductive effect. It is called inductive effect या I effect, right? चलो आगे देखते हैं। समझ में आ गया ना इतना? आपको कोई डाउट नहीं है ना इसके अंदर किसी को भी? ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, समझ लो प्लस माइनस करना सीख रहे हैं अभी हम। आगे मैथ्स कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, बेसिक क्लियर होना चाहिए सबको, राइट? कुछ भी डाउट है एट एनी पॉइंट यू कैन आस्क मी। दिस इफेक्ट इज पास्ड ऑन टू द सब्सिक्वेंट बॉन्ड ऑल्सो, बट द इफेक्ट डिक्रीजेस रैपिडली एज द नंबर ऑफ इंटरवेनिंग बॉन्ड्स इंक्रीजेस एंड बिकम वैनिशिंगली स्मॉल आफ्टर 3 बॉन्ड्स। तो 3 बॉन्ड तक आपको ये इफेक्ट देखने मिलती है, राइट? So effect of polarization is seen up to 3 bonds. Effect of polarization is seen up to 3 bonds. उसके बाद इफेक्ट आपको कोई देखने मिलने वाली नहीं है। चलो आगे। Inductive effect is related to the ability of substituent to either withdraw or donate the electron density टू दी अटैच कार्बन एटम। तो कार्बन के साथ जो भी सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे कि हमारे एग्जांपल में कार्बन के साथ फ्लोरीन था, तो फ्लोरीन हैज एबिलिटी टू विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन के साथ कोई ऐसा भी हो सकता है विच हैज एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, राइट? बेस्ड ऑन दिस एबिलिटी द सब्स्टिट्यूएंट कैन बी क्लासिफाइड एज आइदर माइनस आई, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग, तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जिसे हम कहते हैं प्लस आई, relative to what? Hydrogen. So we write your types of inductive effect. Types. Minus I. These are the electron withdrawing group.
इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स रिलेटिव टू हाइड्रोजन, राइट। और दूसरा आएगा प्लस आई इफेक्ट, these are the electron donating group, these are the electron donating groups relative to hydrogen, राइट। तो जो हाइड्रोजन के कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं वो माइनस आई, और जो हाइड्रोजन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना जानते हैं वो प्लस आई ग्रुप, राइट। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ दिस। कमाल का फोड़ दो इसको, पर फोड़ नहीं सकते ना, 2 लाख का मुक्का हो जाएगा एक। ओके, हैलोजन एंड मैनी अदर ग्रुप सच एज, चलो माइनस आई के एग्जांपल, सारे हैलोजन जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं हमेशा, नाइट्रो ग्रुप, साइनो ग्रुप, कार्बोक्सी ग्रुप, एस्टर ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप, दिस ऑल आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, एरोक्सी ग्रुप, दिस ऑल आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। लेट्स राइट द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। सारे हैलोजन, कोई भी हैलोजन ले लो आप, ऑल द हैलोजन्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, राइट। फिर ऐसे सारे ग्रुप जिसमें डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो या ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन हो, क्योंकि होता क्या है, ये ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बदले में ये आगे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ऐसे सारे ग्रुप जिसमें सीओ ग्रुप है, अब सीओ में कौन कौन आ जाता है, एल्डिहाइड आ गया, कीटोन आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, एस्टर आ गया, रिकॉल नहीं आया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, एस्टर आ गया, राइट। तो इसके जितने भी डेरिवेटिव है सारे के सारे माइनस आई में जाएंगे। फिर माइनस आई में जाएगा अल्कोहल, जो इस कैटेगरी में नहीं आता, बट वो भी माइनस आई बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है, ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो भी इलेक्ट्रॉन खींचता है। ध्यान से देखना, आगे जाके ना मल्टीपल इफेक्ट आएगी इसमें। मल्टीपल इफेक्ट मतलब एक हाथ से इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरे हाथ से इलेक्ट्रॉन लेगा, ऐसा भी आएगा आगे जाके। आई विल एक्सप्लेन कि वो कौन से केसेस है, वो 12th में बहुत काम आएंगे ऑर्गेनिक में आपको, राइट। देन कम्स NH2, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर खींचता है, हाँ। SO3H भी आएगा, वो सारे के सारे ग्रुप, मेजोरिटी ग्रुप जितने भी है ना, मेजोरिटी ग्रुप जितने भी है सारे माइनस आई ग्रुप है, ये सब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है, राइट। कहां से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, सिग्मा बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड से, किसके, सिग्मा बॉन्ड से। प्लस आई ग्रुप में कौन आता है बेटा, प्लस, इसमें एक और आ जाएगा आपका एरोक्सी ग्रुप, OC6H5, एरोक्सी ग्रुप OC6H5 भी आ जाएगा इसके अंदर। चलो प्लस आई में कौन है, प्लस आई में हमारे प्यारे अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का मतलब हो गया आपका मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, ये सारे ग्रुप। और आएगा आपका अल्कोक्सी ग्रुप, OR, ये 2 ग्रुप जो है ना वो प्लस आई है, बाकी सबके सब माइनस आई ग्रुप है, सबको इलेक्ट्रॉन खींचने हैं, खाली ये 2 ही ऐसे हैं जिनको इलेक्ट्रॉन देने हैं। गॉचा गॉचा फैंसी, और एक, चलो अब बेटा चलते हैं सेकेंड इफेक्ट के ऊपर। बिफोर दैट लेट्स सॉल्व दिस एग्जांपल। चलो क्या कहता है एग्जांपल, देखो ध्यान से। विच बॉन्ड, क्या कहा गया, विच बॉन्ड इज मोर पोलर इन द फॉलोइंग, कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, CH3H का बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा कि CH3Br का बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा। ऑब्वियसली CH3Br का, बिकॉज Br ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो दिस बॉन्ड हैज टू बी मोर पोलर, ये ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहां से, आगे ना। सेकंड बताओ, CH3NH2 के CH3OH, OH, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू नाइट्रोजन। CH3OH के CH3SH, OH, क्योंकि ऑक्सीजन ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सल्फर नहीं होता है, राइट। राइट द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, पहले केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H का कम होता है कंपेयर टू ब्रोमीन, सेकेंड केस में नाइट्रोजन का कम होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन, थर्ड केस में सल्फर का कम होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन। नेक्स्ट, चलो थर्ड, नंबर 15 क्या कहा है, देखो इसके अंदर कहां गया ये ना, सिंपल क्वेश्चन है। इन विच CC बॉन्ड द इंडक्टिव इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी द लिस्ट, सारे CC बॉन्ड में कहां पे इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम होगा, फर्स्ट पे के लास्ट पे, ऑब्वियसली लास्ट पे, क्योंकि यहां तो ब्रोमीन बैठा हुआ है सबसे ज्यादा,
चार्ज यहां पे होगा, फिर ये थोड़ा बहुत खींचेगा और ये उससे और कम खींचेगा. लेट मी कॉल इट 1 2 3. तो least is at C2C3 बॉन्ड. ऐसे ऐसे क्वेश्चन है. बोलो बच्चों को लगता है कि बहुत इजी है केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक तो. स्मॉल ब्रेक. और अब हम जाएंगे रेजोनेंस इफेक्ट के ऊपर. एंड रेजोनेंस ऑपरेट करता है पाई बॉन्ड से. रेजोनेंस ऑपरेट कहां से करता है? पाई बॉन्ड से. तो जो पाई बॉन्ड को लेके रेजोनेंस करता है ना, सुनो, जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके रेजोनेंस करता है, किसके इलेक्ट्रॉन पेयर? पाई बॉन्ड के. जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके रेजोनेंस करेगा वो प्लस आर, आर फॉर रेजोनेंस. और जो इलेक्ट्रॉन पेयर, गलत कर दिया मैंने, जो इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा, लेगा, जो लेगा वो क्या होगा? माइनस आर. और जो इलेक्ट्रॉन पेयर देके रेजोनेंस करेगा वो क्या होगा? प्लस आर. चलो देखते हैं थोड़ी देर के बाद. चलो नेक्स्ट इफेक्ट, ब्रेक ओवर. रेजोनेंस इफेक्ट. रेजोनेंस तुम किसी एक चैप्टर में पढ़े हो, फोर्थ चैप्टर में पढ़े हो. बाबूजी क्या पढ़े थे फोर्थ चैप्टर में तुम? कि देयर आर सर्टेन मोलिक्यूल्स, राइट, and all the properties cannot be explained by single structure, so you require more than one structure and you call all the structure as a resonance structure. और वो सारे resonance structure का आप एक हाइब्रिड बनाते हो. चैप्टर नंबर 4 में आपने एग्जांपल देखा था ओजोन का. एक तरफ सिंगल बॉन्ड, एक तरफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऐसे ऐसे होता रहता है. एंड देन यू सेड दैट के दूसरा बॉन्ड जो है वो कैसा होता है? ऑसिलेटरी होता है, राइट. तो ऐसा ही सेम आपको पहले थियरी समझना है रेजोनेंस का, और फिर हमें समझना है रेजोनेंस इफेक्ट. पहले आ जाओ रेजोनेंस स्ट्रक्चर. वी आर राइट नाउ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट. देयर आर मेनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हुज बिहेवियर कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय सिंगल लुईस स्ट्रक्चर. एन एग्जांपल इज दैट ऑफ द बेंजीन. बेंजीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. दे आर अल्टरनेट, राइट. डबल सिंगल अल्टरनेट बॉन्ड यू कैन सी, राइट. As per the above representation, benzene should exhibit two different bond lengths. क्योंकि एक जगह पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, दूसरी जगह पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो बेंजीन में दो अलग अलग बॉन्ड लेंथ होने चाहिए. बट इट वाज फाउंड दैट बेंजीन के तो सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड का लेंथ इक्वल है और वो है 139 पिकोमीटर. जो सिंगल बॉन्ड से कम है और डबल बॉन्ड से ज्यादा है. सिंगल बॉन्ड का लेंथ होता है अल्केन में 154 और डबल बॉन्ड का लेंथ होता है अल्केन में 134. तो बेंजीन का बॉन्ड लेंथ सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच का कुछ आ रहा है 139 और वो सारे बॉन्ड का लेंथ सेम है. बेंजीन के सारे बॉन्ड का लेंथ कैसा है? सेम है. अब ये कैसे हो सकता है? क्योंकि बेंजीन में तो 3 सिंगल बॉन्ड है और 3 डबल बॉन्ड है, तो फिर सारे बॉन्ड का लेंथ सेम कैसे आया? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है. Thus the structure of benzene cannot be represented adequately by the above structure. For the benzene be represented equally well by two structure. तो बेंजीन के दो स्ट्रक्चर है, आपको खाली डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज कर देना है, राइट. Therefore, according to the resonance theory, the actual structure of benzene, पहले एक बार पढ़ लेते हैं फिर नोट्स लिखेंगे. Actual structure of benzene cannot be adequately represented by any of these two structure. Rather, it is hybrid of the two structures which is called as resonance structure. So, resonance structures are called as canonical structure or contributing structures. These are the hypothetical and individually do not represent any real molecule. They contribute to the actual structure in proportional to the stability. एक और एग्जांपल यहां पे दिया है, पहले बेंजीन तो समझ ले. चलो लेट्स टॉक अबाउट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स फर्स्ट. चलो रेजोनेंस स्ट्रक्चर. So all the properties of some organic compounds cannot be explained by single Lewis structure.
चलो एग्जांपल समझ लेते हैं बेंजीन का। आपको ऑर्गेनिक में यही एग्जांपल डालना है, ठीक है। ये हो गया बेंजीन। इट कंटेन ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ आता है 154 पिकोमीटर, या अल्केन में होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ आता है 134 पिकोमीटर, या अल्कीन में होता है। बट इन बेंजीन all carbon carbon bond lengths are equal, or carbon carbon bond lengths are equal and equal to 139 picometer and equal to what 139 picometer। ले, इसका मतलब बेंजीन शुड हैव टू स्ट्रक्चर्स जहां पे हम डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज करेंगे, जस्ट चेंज द पोजीशन। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, बेंजीन के कैनोनिकल फॉर्म्स। और इन सारे कैनोनिकल फॉर्म्स का एक क्या बनाएंगे, हम हाइब्रिड फॉर्म बनाएंगे। एंड बेंजीन का हाइब्रिड फॉर्म इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि जो आपका डबल बॉन्ड है वो ऐसा घूमता रहेगा। दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ओके, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट इज अनदर एग्जांपल इज प्रोवाइडेड बाय नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन के भी दो स्ट्रक्चर है। ओके, लेट्स सी, we will have certain definitions। एक और एग्जांपल समझते हैं, नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन इज CH3NO2। अब NO2 में ऐसे होता है, एक डबल बॉन्ड होता है और एक सिंगल बॉन्ड होता है, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। यहाँ पे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन एज इट इज होते हैं, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या हो गया आपका नाइट्रोमीथेन। अब देखो, नाइट्रोमीथेन के अंदर भी एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। मतलब दोनों बॉन्ड का लेंथ अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि एक डबल एक सिंगल है। बट इट वॉज फाउंड दैट कि नाइट्रोमीथेन के अंदर दोनों NO बॉन्ड का लेंथ तो सेम है, राइट? क्यों? बोथ NO बॉन्ड लेंथ्स, both NO bond lengths are equal in नाइट्रोमीथेन। इसका मतलब इसके भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे आपको। सो हाउ विल यू मेक इट, CH3 एंड एक बार डबल बॉन्ड यहां रखो, इधर सिंगल रखो। दूसरे स्ट्रक्चर में आप डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज करो। ऑक्सीजन ऊपर सिंगल ले लो, यहां नीचे डबल ले लो, और इन दोनों का रेजोनेंस बना दो आप CH3N, जहां पे एक बॉन्ड तो है ही और दूसरा बॉन्ड ऐसे डॉटेड कर दो। तो ये क्या हो गया, उसका हाइब्रिड फॉर्म हो गया। और ये पहले दो क्या है, उसके कैनोनिकल फॉर्म्स है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। रूल ऐसा कहता है, जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे ना, उतना कंपाउंड स्टेबल हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो यहां पे आप समझने की कोशिश करो ऐसा क्यों होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। अब यहां पे ना आपका डबल बॉन्ड अगर स्टेडी होगा, अगर डबल बॉन्ड स्टेडी होगा तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो इलेक्ट्रोफाइल आके इसके ऊपर अटैक कर देगा, क्योंकि इसके पास पाई क्लाउड है, डबल बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव ग्रुप आके इसके ऊपर अटैक कर देगा। बट होगा क्या, जैसे ही सपोज मान लो इलेक्ट्रोफाइल यहां पे अटैक करने आया, उतने टाइम में तो डबल बॉन्ड घूम के इधर आ जाएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल अगर इधर आएगा तो डबल बॉन्ड घूम के इधर आ जाएगा वापस। मतलब जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे ना, उतने बॉन्ड क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, और उतना कंपाउंड स्टेबल रहेगा। तो जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, राइट? आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस स्टेटमेंट का बहुत बड़ा रोल है कि जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। The energy of actual structure of molecule is lower than the any of the canonical form. The difference in the energy between the actual structure and lowest energy resonance structure is called as resonance stabilization energy, or you can just say it is a resonance energy. More the number of contributing structure, more is the resonance energy. Resonance is particularly important when the contributing structures are equivalent in energy. Okay, the following rules must be applied by writing the resonance structure. अभी हम थोड़ा रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखना सीखेंगे, शायद इन्होंने दिया होगा इसी के बाद, नहीं दिया है, रेजोनेंस इफेक्ट के बाद दिया होगा। We'll see how to write the structures. Okay, so let's write the first definition of resonance stabilization energy. Okay, resonance stabilization energy.
Okay, so it is the difference of energy between the actual structure. It's a difference of energy between actual structure and lowest energy canonical structure. Lowest energy canonical structure. Okay, let me give you a simple example here. Suppose मान लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है, उसके ये कैनोनिकल फॉर्म है ए, बी और सी है, उसके कैनोनिकल फॉर्म है, और उसका जो हाइब्रिड फॉर्म है सपोज वो डी है. सपोज फॉर एग्जांपल इसका एनर्जी है 20 जूल, इसका एनर्जी है 15 जूल, इसका एनर्जी है 18 जूल और एक्चुअल फॉर्म का एनर्जी है सपोज 12 जूल. तो यहां पे रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगा? रेजोनेंस एनर्जी इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ द लोवेस्ट कैनोनिकल फॉर्म. तो कैनोनिकल फॉर्म में लोवेस्ट एनर्जी किसका है? 15. एंड द एक्चुअल स्ट्रक्चर का एनर्जी क्या है? 12. तो दिस इज 3 जूल. 3 जूल इज द रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, और ये 3 जूल क्या कर रहा है? इस कंपाउंड को स्टेबिलिटी दे रहा है. ये 3 जूल एनर्जी रिलीज होगा, उसके बाद कंपाउंड बनेगा. दैट मीन्स कंपाउंड इज मोर स्टेबल. ओके, चलो. देयर आर सर्टेन रूल्स टू राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर. पहली बात, रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखते वक्त आपको किसी भी एटम की पोजीशन चेंज करना अलाउड नहीं है. एटम सारे अपनी जगह पे ही रहेंगे, अगर कुछ चेंज होगा तो बॉन्ड्स. ओके, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर एक स्ट्रक्चर में सेम ही रहते हैं. नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर एक स्ट्रक्चर में कैसे रहते हैं? सेम रहते हैं. लेट्स सी दिस. फर्स्ट, द सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्ली, सारे एटम अपनी अपनी जगह पे. सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अमंग द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, द वन विच हैज अ मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स of all the atoms with octet of electron, less separation of opposite charge, and the more dispersal of charge is more stable. तो अलग अलग रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, उसमें से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा वो कैसे पता चलेगा तुम्हें? तो उसका पहला रूल कहता है कि हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए. पहली बात, रूल्स फॉर स्टेबिलिटी, पहला रूल क्या कहता है? हर एक एटम का क्या कंप्लीट होना चाहिए? ऑक्टेट. पहला रूल, इट शुड हैव अ मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतना स्टेबिलिटी बढ़ेगा. दूसरा, सबका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए. राइट. तीसरा, अगर अपोजिट चार्जेस आ रहे हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है, तो अपोजिट चार्जेस के बीच का सेपरेशन कम होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं. तो अपोजिट चार्जेस के बीच का सेपरेशन कम होना चाहिए. A negative charge if any one on more electronegative atom, positive should be on less electronegative atom, and there should be more dispersal of charge. Okay, now write your condition for stability. इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि ये आपको बहुत आने वाला है आगे. कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी. पहला, फर्स्ट वन, more number of covalent bond. More number of covalent bond. दूसरा, complete octet. Complete octet. तीसरा, less distance between opposite charge. Less distance between opposite charges. And there should be more distance between the like charges. More distance कह लो या separation कह लो. More distance between the like charges. Like charges दूर रहने चाहिए because they will repel. And the last point, very important, negative charge अगर है तो negative charge should be on electronegative element और electronegative atom. और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम. एंड द लास्ट वन इज देयर शुड बी मोर डिस्पर्सल ऑफ चार्ज. क्योंकि कल मैंने कहा था ना, अगर 1 करोड़ मेरे अकेले के पास है तो चोरी हो जाएंगे. तो भाई एक दिन में मैंने 20 लाख कमाया ना. क्या बात करते हो यार, इतना ही अमीर बनना है बस, रोज का 10-20 लाख कमा लिया तो फिर क्या कहा. बहुत
ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, गलत बात कर दी। ओके चलो, इनका मैसेज चीज है ना कि मतलब छोड़ो यार, उसको ज्ञान देने बैठूंगा ना तो सारे यहाँ रद्द हो जाएंगे। ओके लेट्स ट्राई टू डू द एग्जांपल। लेसन लो, ध्यान यहाँ पे। राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ CH3 माइनस एंड शो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कर्व्ड एरो। चलो रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखने हैं आपको। किसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखने हैं? CH3 माइनस के। मेरे दोस्त लोग कहते हैं कि तूने बहुत छोटी उम्र में बहुत पैसा बना लिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी कुछ नहीं कमाया। मुझे ऐसा लगता है। तो वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा माइंडसेट कितना बड़ा है। ठीक है, ओके सो ध्यान यहाँ पे। लेट्स राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ CH3 माइनस। तो ये हो गया CH3, ये C, ध्यान यहाँ पे, ध्यान यहाँ पे CH3C, और ये 2 ऑक्सीजन हो गए। आप 4th चैप्टर का लुईस कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऐसे ही कर दूंगा, एक जगह डबल बॉन्ड होगा, एक जगह सिंगल बॉन्ड होगा। जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, और जहां सिंगल बॉन्ड है वहां ऑक्सीजन के पास 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे और ऑक्सीजन नेगेटिव होगा। तो ये हो गया पहला स्ट्रक्चर। अब दूसरे स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे? दूसरे स्ट्रक्चर में हम ये ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन को पूरा अपने पास खींच लेगा, और ये वाला एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में रख देगा। डू गेट दिस? व्हाट हैपन? सो व्हाट विल इट लुक लाइक? CH3 C। अब ये सिंगल बॉन्ड हो चुका है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, नेगेटिव आ गया, और यहां पे नेगेटिव चार्ज चला जाएगा बिकॉज इसने 2 इलेक्ट्रॉन वापस दे दिए यहां पे, और 4 बच गए। तो ये हो गए इसके 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। बस इतना ही करना था आपको इसमें। ओके नेक्स्ट, राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एंड इंडिकेट द स्टेबिलिटी। नाउ दिस इज द मोस्ट क्रूशियल क्वेश्चन, जहां पे आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, राइट? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी MP. So we need to write the resonance structures of this CH3. सीधा है? चलो ओके, ध्यान यहाँ पे। पहला स्ट्रक्चर देखो, पहले स्ट्रक्चर में हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH। आपका CHO ऐसे होता है, C डबल बॉन्ड OH। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ CHO। CHO का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, C डबल बॉन्ड OH। ऑलवेज रिमेंबर दिस, राइट? है क्या हुआ? क्या सही तो है, C डबल बॉन्ड OH, दैट्स एल्डिहाइड ग्रुप। ये पहला स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलो इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो दूसरे स्ट्रक्चर में क्या होगा? ये ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा, और लिसन वेरी केयरफुली, ये ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पेयर लेके नेगेटिव, और कार्बन कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पेयर देके पॉजिटिव। ये हो गया दूसरा स्ट्रक्चर आपका। ऑक्सीजन हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन को खींचता है, हमें हर एक रिएक्शन की शुरुआत आपको वहीं से करना है। अगर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है तो पाई बॉन्ड को खींच लो, राइट? चार्ज आ जाएगा आपके पास। चलो इसके बाद क्या होगा? अब ये पॉजिटिव कार्बन, लिसन एवरीवन, ये पॉजिटिव कार्बन क्या करेगा? बाजू वाले पाई बॉन्ड को अपने पास खींच लेगा यहां पे। नाउ इसको तो कुछ नहीं मिला ना, इसको तो बेचारे का बॉन्ड चला गया, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस गया ना उसका बॉन्ड। यहां क्या हो गया? CH, यहां पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड। ये हो गया CH, और यहां पे क्या हो गया? O माइनस, एज इट इज। देखो इसका पॉजिटिव चार्ज अब जा चुका है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से मिल चुके हैं। इधर के इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आए हैं शिफ्ट होके, तो घाटा इसका हुआ है ना। इधर जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो शिफ्ट होके यहां पे आ गया ना, तो इसको कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसको नुकसान हुआ तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये ऑब्टेन 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, राइट?
नाउ आई नीड टू आइडेंटिफाई विच वन इज द मोस्ट स्टेबल वन। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है पहले वो देखना है आपको। तो यहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल आप डिसाइड करोगे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। पहला रूल क्या है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड किसके पास सबसे ज्यादा है। जो अगर मैं ध्यान से देखूं ना, इसके पास एक कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, इन दोनों में एक एक कोवेलेंट बॉन्ड कम है। सिंगल बॉन्ड तो हमने छेड़ा ही नहीं है। सिंगल बॉन्ड हमने छेड़ा है नहीं छेड़ा, हमने छेड़ा किसको, डबल बॉन्ड को। यहां पे दो डबल बॉन्ड थे, इधर भी एक ही डबल बॉन्ड है, इधर भी एक ही है। आई कुछ बात समझ में मैंने क्या कहा। तो इसके पास सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है। मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, एज इट हैज मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इट हैज मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 1। इफ यू राइट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 1। चलो 1 के बाद कौन आएगा, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, लेट्स चेक इट आउट। इफ यू सी इन दोनों के अंदर वी कैन सी द अपोजिट चार्जेस। कैन यू सी अपोजिट चार्जेस, माइनस प्लस। अपोजिट चार्जेस दिख रहा है आपको। अपोजिट चार्जेस पास में होना चाहिए, दूर होना चाहिए, पास में होना चाहिए। यहां पे देखो अपोजिट चार्जेस पास पास में, यहां अपोजिट चार्ज बहुत दूर दूर चले गए। तो यहां पे क्या हो रहा है, अनलाइक चार्जेस आर एट लेस डिस्टेंस, अनलाइक चार्जेस हैविंग लेस सेपरेशन। Unlike charges having less separation. What happened? Advait, are you all right? Advait, तो आया है आज। अद्वैत, are you all right? अरे बेटा चाय भी नहीं है, क्या हुआ? अद्वैत, what happened? आर यू ऑल राइट? आंख दर्द हो रहा है आंख में, कोई नहीं, आंखें बंद करके सो जा, कोई नहीं। डोंट टेक एक्स्ट्रा स्ट्रेस, नो वरी। चलो यहां पे ध्यान। तो यहां पे ना अनलाइक चार्जेस के बीच में सेपरेशन कम है, तो 1 के बाद कौन आएगा, 2, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा, 3। तो 1 क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि सबका सबसे पहले क्या देखना है, कोवेलेंट बॉन्ड किसके पास ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है 1 के पास, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। अब देखो कि चार्जेस किसके पास है, इन दोनों के पास कोवेलेंट बॉन्ड सेम है। इसके भी सेम कोवेलेंट बॉन्ड, इसके भी सेम, दोनों के पास एक एक डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड तो हमने छेड़ा ही नहीं है। इन दोनों के पास कोवेलेंट बॉन्ड सेम है ना। सीधे चार्जेस कौन सा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लाइक है क्या अनलाइक है। तो आई कैन सी अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस पास में होने चाहिए। अंडरस्टूड, राइट। अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, जस्ट फॉर एग्जांपल, जहां पे ऑक्सीजन पॉजिटिव होता और कार्बन नेगेटिव होता, दैट स्ट्रक्चर वुड बी हाईली अनस्टेबल। व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का काम होता है नेगेटिव को संभालने का, ना कि पॉजिटिव को संभालने का। और कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, कार्बन नेगेटिव चार्ज को हैंडल नहीं कर सकता है। कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कभी भी नेगेटिव, सॉरी कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, कार्बन नेगेटिव चार्ज को हैंडल कर ही नहीं सकता है, राइट। तो इसमें तो वो केस नहीं आया, बट आगे जाके आप जब जाओगे तो ऐसे केसेस भी आपको आएंगे जहां पे आपको देखना है कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रो नेगेटिव पे ही होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे ही होना चाहिए, तो ही स्टेबिलिटी मिलेगी, अदरवाइज स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। कार्बन पॉजिटिव दिया इसमें, कहा है? ओके, सी लेट्स से इन्होंने एक अलग स्ट्रक्चर बनाया यहां पे। हमने जो बनाया ना, इन्होंने थोड़ा और अलग बनाया स्ट्रक्चर। ओके फाइन, इसके आगे एक और स्ट्रक्चर भी बनाया यहां पे। ये स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। ओके लेट्स सी, बेटा ध्यान यहां पे। सो व्हाट दे हैव डन हियर, टेक्स्ट बुक में जो इन्होंने सोल्यूशन किया है ना, टेक्स्ट बुक के सोल्यूशन में इन्होंने 2 स्टेप साथ में किया है। बेटा टेक्स्ट बुक के सोल्यूशन में इन्होंने 2 स्टेप साथ में किए हैं, तो मैं भी यहां पे आपको ना 2 स्टेप साथ में करके दिखा देता हूं, क्योंकि ना स्कूल के टीचर का भरोसा नहीं, मार काट लेते हैं। ओके कोई नहीं, चलो मैं थोड़ा आपको डेप्थ में ले जा रहा था, 1 के 11 बता के। अब यहाँ पे डायरेक्ट समझो। सपोज यहां पे ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर खींचे,
तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन पैर गए, ये कार्बन क्या करेगा, पाई बॉन्ड को डायरेक्ट अपने पास खींच लेगा। यहां पे दो स्टेप साथ में किया हमने, जो अलग अलग लिखा था ना उसकी जगह यहां दो स्टेप हमने साथ में कर दिया। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पैर खींचे, बाजू वाले पाई के इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो गए, राइट। व्हाट स्ट्रक्चर यू विल गेट, अब ये देखो यहां पे CH2 के इलेक्ट्रॉन आगे चले गए, तो CH2 क्या हो जाएगा बेटा प्लस, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा सिंगल, यहां क्या हो जाएगा डबल, ऑक्सीजन क्या बना लेगा सिंगल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज, और यहां पे क्या आ जाएगा H। ये हो गया दूसरा स्ट्रक्चर, आई बात समझ में? ओके, एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, थर्ड स्ट्रक्चर। इससे उल्टा बनाना है आपको। सपोज ऐसा हो, जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसा होता नहीं है, कि अगर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन पैर अपने पास खींचे पाई बॉन्ड के, छी, अगर कार्बन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचे, कार्बन अगर, चल छोड़ने में काम करता हूं, अलग ही बना देता हूं, अदरवाइज यू विल ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड। मैं अब अलग ही बना लेता हूं उसको, CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH, राइट। ये आपका स्ट्रक्चर नंबर 1 ही है, राइट, कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बनाया है। अब यहां पे देखो हम क्या कर रहे हैं, सपोज ये कार्बन यहां से इलेक्ट्रॉन पैर खींचे, कार्बन पाई को अपने पास खींचे, और ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन पैर कहां रख दे, इधर रख दे, ऊपर उल्टा था, ऑक्सीजन ने खींचा था, पाई आगे गया था, यहां पे पाई इस तरफ गया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन रख दिया। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो आपका स्ट्रक्चर बनेगा CH2 के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन पैर लिया ना, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा सिंगल, ये CH यहां क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा प्लस, दैट्स स्ट्रक्चर नंबर 3। ओके, नाउ लेट्स चेक द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ देम। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, पहले वाला, क्यों, क्योंकि पहले वाले के ऊपर कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, इधर 2 पाई बॉन्ड है, इन दोनों में एक ही पाई बॉन्ड है, तो जहां पे मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड है वो मोस्ट स्टेबल। अब इन दोनों को चेक करते हैं, कौन, सेकंड और थर्ड को। सेकंड और थर्ड में अगर आप देखोगे तो सेकंड और थर्ड के अंदर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम है, सेकंड और थर्ड में कोवेलेंट बॉन्ड सेम है। चेक करो चार्जेस का क्या सीन चल रहा है यहाँ पे, इधर देखो सेकंड में देखो, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हैंडल कर लेगा। यहां पे नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है, कार्बन नेगेटिव चार्ज को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे कि नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। और यहां पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। कार्बन इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, सो ऑन दैट बेसिस सबसे ज्यादा स्टेबल तो 1 ही रहेगा अभी भी, उसके बाद 2 और उसके बाद 3। 1 में क्या है, मोस्ट कोवेलेंट बॉन्ड और मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड्स। 2 में क्या है, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, संभाल लेगा उसको। यहां पे क्या प्रॉब्लम है, नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, हैंडल नहीं कर पाएगा वो। अंडरस्टूड द एग्जांपल एवरीवन? एनी डाउट? मैंने जो एग्जांपल बनाया था ना, मैंने जेन्युइन एग्जांपल बनाया था, बिकॉज कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को दे। ऑक्सीजन एक ही को इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, और वो कौन होगा, फ्लोरीन होगा। ऑक्सीजन किसी को इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देता, ऑक्सीजन का काम इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा लेने का ही होता है, इसीलिए मैंने लेके आपको इलेक्ट्रॉन 2 अलग अलग स्ट्रक्चर बताए थे, इन्होंने एक ही के अंदर आपको दोनों एरो कर देने हैं। एंड यू कैन अंडरस्टैंड द एरो। वैज्ञानन क्यों मास्क पहना बेटा, दाढ़ी करी? सर्दी है तो मास्क में विक्स लगाया? ओके, चलो। सो आई थिंक वी हैव टू कंप्लीट द सेशन हियर, राइट? चलो कल आगे बढ़ेंगे, विल टॉक अबाउट द 2 टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, प्लस आर एंड माइनस आर।
Okay, see you tomorrow. So next example based on the topic of resonance. खुल जा सिम सिम. चलो नेक्स्ट टॉपिक बेस्ड ऑन द रेजोनेंस प्रॉब्लम नंबर 12.18. क्या पूछा है देखते हैं. इस क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछा गया है कि एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग टू स्ट्रक्चर्स 1 and 2 कैन नॉट बी द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द रियल स्ट्रक्चर ऑफ CH3 COO CH3. एस्टर ग्रुप है COO. तो ये एस्टर के अगर आप इस तरह से दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हो तो व्हाई दे विल नॉट कंट्रीब्यूट टू मच इन द स्टेबिलिटी. ये दोनों की स्टेबिलिटी में ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे. इसका आपको आंसर देना है. तो पहले बात करते हैं अबाउट द फर्स्ट स्ट्रक्चर. फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम है. तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में जो प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, ओह चलो आई कैन सी हियर इन स्ट्रक्चर 1 क्या क्या प्रॉब्लम है वो देखते हैं. पहला प्रॉब्लम जो मुझे दिख रहा है विच हैज द कार्बन हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट. हमने ऐसा देखा था कि स्टेबिलिटी के लिए हर एक का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए. याद करो तो कंडीशन फटाफट. पहली कंडीशन थी मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. दूसरी कंडीशन सबका ऑक्टेट कंप्लीट. तीसरी कंडीशन अगर लाइक चार्ज है तो दूर होने चाहिए, अनलाइक चार्ज है तो पास में होने चाहिए. एंड लास्ट कंडीशन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे होना चाहिए. तो यहां पे अगर हम देखें मुझे C+ दिखा तो मैं यहां पे लिखूंगा कि ओके इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ C+. और दूसरा यहां पे क्या हो रहा है, चार्ज सेपरेट हो रहा है, चार्ज सेपरेशन. राइट, जैसे ही चार्ज सेपरेट होगा स्टेबिलिटी कम हो जाती है. ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन स्ट्रक्चर 2. व्हाट इज द प्रॉब्लम इन स्ट्रक्चर 2. या स्ट्रक्चर 2 के अंदर अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रो नेगेटिव बट ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो उसको स्टेबल नहीं कर पाएगा. सो हियर देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन. और यहां पे चार्जेस सेपरेट हुए हैं. सो ऑल्सो देयर इज चार्जेस सेपरेशन. चार्ज सेपरेशन यहां पे हुआ है. राइट, सो दिस मेक्स बोथ द कंपाउंड्स और बोथ द स्ट्रक्चर्स क्वाइट इनस्टेबल. ये दोनों स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करने वाले नहीं है. हेंस both structures will not contribute to the stability. Both structure will not contribute to the stability. Okay, see this here. The two structures are less important as they involve charge separation. Additionally, structure number 1 contain carbon atom with an incomplete octet. So now let's talk about the resonance effect. Very important effect. Okay, resonance effect. Okay, रेजोनेंस इफेक्ट को बेटा दो तरह से नाम देंगे हम. एक है R इफेक्ट या इसे हम कहेंगे M इफेक्ट. R इफेक्ट या M इफेक्ट. वी कॉल इट आइदर R इफेक्ट और वी कॉल इट M इफेक्ट. ओके, सो वी आर सीइंग दैट व्हेन देयर इज अ सिस्टम इन कॉन्जुगेशन, व्हेन देयर इज कॉन्जुगेशन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेशन. बेटा कॉन्जुगेशन का मतलब होता है, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है देयर इज पाई बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स. पाई बॉन्ड के बाजू वाले एटम के पास, पाई बॉन्ड के बाजू वाले एटम के पास या तो डबल बॉन्ड हो, या तो लोन पेयर हो, या तो पॉजिटिव चार्ज हो, या सिंगल इलेक्ट्रॉन हो. अगर डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन के पास इनमें से कुछ भी है देन देयर विल बी ऑपरेशन ऑफ रेजोनेंस. रेजोनेंस ऑपरेट होगा. और जब रेजोनेंस ऑपरेट होगा तब कौन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन. तो रेजोनेंस के वक्त पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएंगे फ्रॉम वन एटम टू अदर. तो जब भी सिस्टम कॉन्जुगेशन में दिखेगा व्हाट विल हैपन, ओके, पाई इलेक्ट्रॉन
will be transferred completely। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ना बेटा, उसी को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। लेट्स सी द डेफिनेशन हियर। दिस इज डिफाइंड एज द पोलैरिटी produced in the molecule, polarity produced in the molecule by the interaction of two pi bonds or a pi bond and a lone electron pair present on the adjacent atom। क्या लिखा है यहां पे? I'll crop it। Keep the definition as it is in original form। Okay, check करो definition। क्या लिखा है? इट इज डिफाइंड एज द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल बाय द इंटरेक्शन ऑफ टू पाई बॉन्ड्स और द इंटरेक्शन ऑफ पाई बॉन्ड विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब पाई बॉन्ड एडजेसेंट पाई बॉन्ड से इंटरेक्ट करेगा या पाई बॉन्ड एडजेसेंट लोन पेयर से इंटरेक्ट करेगा, बॉन्ड कैसा हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। देयर विल बी पोलैरिटी इंड्यूस इन द बॉन्ड, and this kind of the polarity induced is called as resonance effect। So we will remember resonance will operate through which bond? Pi bond। और रेजोनेंस के बाद कौन सा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। और ये पाई इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग की वजह से बॉन्ड कैसा हो जाता है? पोलर हो जाता है। डेफिनेशन क्लियर? तो रेजोनेंस इफेक्ट इज पोलैरिटी इंड्यूस्ड। व्हाई पोलैरिटी इंड्यूस्ड? पोलैरिटी इंड्यूस्ड ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ पाई बॉन्ड विथ पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड विथ लोन पेयर ऑन एडजेसेंट एटम। ऐसा नहीं है खाली लोन पेयर, देयर कैन बी पॉजिटिव चार्ज होगा तो भी इंटरेक्शन होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो भी इंटरेक्शन होगा। So ultimately अगर conjugation है then there will be interaction between them and due to that there will be polarity induced। तो ये जो polarity induced होगा उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं resonance effect। डेफिनेशन क्लियर? डेफिनेशन क्लियर? चलो अब दो तरह के आपको resonance effect देखने मिलेंगे। एक हो जाएगा positive resonance effect। Okay, one more thing, the effect is transmitted through the chain। There are two types, first पॉजिटिव R इफेक्ट, दूसरा है नेगेटिव R इफेक्ट। चलो पहले समझते हैं नेगेटिव पॉजिटिव R इफेक्ट क्या होता है। लेट्स सी प्लस R इफेक्ट, या इसे हम कह सकते हैं प्लस M इफेक्ट। राइट, तो ऐसे ग्रुप जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन पेयर देके रेजोनेंस कराते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्लस R ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन पेयर देके रेजोनेंस कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्लस R ग्रुप कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्जुगेट सिस्टम में से लेके रेजोनेंस कराएंगे उसे क्या कहेंगे? माइनस R कहेंगे। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ प्लस R इफेक्ट। दिस इज द बेंजीन रिंग, राइट। सपोज ऊपर ग्रुप है क्लोरीन। अब क्लोरीन के पास ना बॉन्ड बनाने के बाद भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बचते हैं, एग्री? ओके, तो क्लोरीन क्या करेगा बेटा? अब यहां पर देखो क्या कॉन्जुगेशन है? तो है। क्यों है कॉन्जुगेशन? क्योंकि डबल बॉन्ड के बाजू में लोन पेयर, डबल बॉन्डेड कार्बन के बाजू वाले एटम के पास लोन पेयर, मतलब कॉन्जुगेशन है। अगर कॉन्जुगेशन है तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। किनके बीच में? पाई बॉन्ड और लोन इलेक्ट्रॉन के बीच में। यहां पे होगा क्या? बहुत सिंपल सा है। ये क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस कॉन्जुगेट सिस्टम को देगा। तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे देगा कार्बन को, और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा। See what had happened? क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर रखा बॉन्ड में, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होकर कहां आ गया? बाजू में आ गया। अब स्ट्रक्चर क्या बनेगा वो देखो, ये आपको बहुत बार करना है 2 साल में। स्ट्रक्चर क्या बनेगा वो देखो। तो यहां पे ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड था, एक और इलेक्ट्रॉन पेयर आया, यहां पे कौन सा बॉन्ड हो गया? डबल बॉन्ड, एग्री? यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे अब 6 में से, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। यस और नो? राइट, ओके। ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होके इधर आ चुका है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हुआ तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास आ गया। डन। अभी भी कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड के बाजू में लोन पेयर। नाउ व्हाट विल हैपन? ये लोन पेयर यहां से अंदर आएगा बॉन्ड में, ये लोन पेयर अंदर आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएगा, एक कार्बन आगे। एक ही डायरेक्शन में आपको रेजोनेंस चलाते रहना है, ठीक है? आज ये सीख लो, फिर हमेशा के लिए आपको ये करते रहना है, बार 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 बार। ऊपर हमने कुछ नहीं किया अभी तक, तो ऊपर एज इट इज रख दो। अब वहां पे हमने हाथ नहीं लगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होकर अंदर आ गया तो इधर बॉन्ड बन गया,
इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर आ गया, इधर बॉन्ड बन गया, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां आ गया, सामने आ गया, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, नेगेटिव डबल बॉन्ड। अभी भी कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड के बाजू में लोन पेयर है, तो वापस क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से अंदर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां जाएगा, ऊपर जाएगा एक पोजीशन। तो स्ट्रक्चर विल लुक लाइक, चलो ऊपर हमने अभी कुछ नहीं किया है तो विल कीप इट एज इट इज, ये एज इट इज। ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गया एक पोजीशन आगे आ गया, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां चला गया, इस कार्बन के पास चला गया, तो यहां हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। ओके, देखो आपका नेगेटिव चार्ज कहां पे आया, बाजू में, बाजू वाले पोजीशन को क्या कहते हैं, ऑर्थो। ऑर्थो के बाद नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली, देखो ऑर्थो के बाद नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली कहां पे आया, पैरा। पैरा के बाद वापस नेगेटिव चार्ज डायरेक्ट कहां आया, ऑर्थो बाजू में। इन दो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता नहीं है, रिमेंबर दिस। मेटा के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, सारा चार्ज कहां आएगा, ऑर्थो, ऑर्थो से पैरा, पैरा से मेटा, पैरा से वापस ऑर्थो। ओके चलो नाउ अभी भी है कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड के बाजू में लोन पेयर। चलो डबल बॉन्ड वापस अंदर जाएगी और क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वापस ले लेगा एंड में। ओके सो व्हाट विल इट लुक लाइक, ये एज इट इज, ये एज इट इज। यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर आ गई, क्लोरीन ने वापस इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या हो जाएगा वापस यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन। अब पहले और आखिरी स्ट्रक्चर में फर्क क्या है, डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया है। देखो फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया है। तो यहां पे ये क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर देके रेजोनेंस करवाया। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर देके रेजोनेंस कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लस आर या प्लस एम ग्रुप कहते हैं। आई बात समझ में। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन पेयर देके रेजोनेंस करवाते हैं। लेट्स सी, ओके, इन दिस इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन is away from the atom or substituent group attached to the conjugated system. Chlorine electron दे रहा है, that means transfer of electron is away from the chlorine, right? This electron displacement makes certain position in the molecules with high electron density, and this effect is, यहाँ पे इन्होंने aniline का example लिया है, okay, they have taken example of aniline. Okay, one more thing जो हमें यहाँ पे specify करनी थी जो मैंने नहीं करी, ये क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन पेयर पूरे दे दिए बॉन्ड बनाने में, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन पेयर पूरे दे दिए बॉन्ड बनाने में, तो क्लोरीन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। इन दिनों में क्लोरीन क्या आएगा, पॉजिटिवली चार्ज आएगा, राइट। तो प्लस एम इफेक्ट का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, क्या, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस अवे फ्रॉम द substituent, away from the substituent group। किस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन का। कहां ट्रांसफर होगा, अवे, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अवे फ्रॉम द सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या कहेंगे उसे हम, प्लस एम इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट कहेंगे। चलो और कौन कौन सा ग्रुप है प्लस एम में, प्लस आर और प्लस एम ग्रुप, बहुत बड़ा लिस्ट है यहाँ पे। तो ऐसे सारे जिसमें डायरेक्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे सारे ग्रुप जिसमें क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट होता है। जैसे कि कोई भी हेलोजन आप ले लो, कोई भी हेलोजन में सबके पास लोन पेयर होता है। फिर आप ऑक्सीजन का कुछ भी ले लो, ऑक्सीजन का कुछ भी ले लो, सब में लोन पेयर होता है डायरेक्टली। ऐसे कि अल्कोहल हो गया या ईथर हो गया, राइट। फिर नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर होता है। तो जिनके पास इस तरह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देके रेजोनेंस करवा लेता है। So we have the examples here also. So this one, alcohol, ether, OCOR, that is ester group, NH2, NHR, NR2, तो सब में N डायरेक्टली अटैच्ड है, सब में N डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ये सारे ग्रुप कैसे हो जाएंगे नेचर में, प्लस आर, राइट। वी कैन राइट सम फर्दर एग्जांपल हियर, NH COR, यहां पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा, राइट। देन OCOR, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा। तो आपको सिंपली बेटा ध्यान क्या रखना है कि जो एटम जुड़ा है अगर उसके पास डायरेक्टली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर देके रेजोनेंस कराएगा। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ माइनस आर।
लेट्स सी माइनस आर इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट। चलो ये लोग क्या करेंगे, देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द अटैकिंग और टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूएंट। इलेक्ट्रॉन पे लेके रेजोनेंस करेंगे ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर होंगे, टुवर्ड्स ट्रांसफर होंगे, राइट। लेट्स सी द एग्जैक्ट डेफिनेशन फॉर दैट। ये क्यों खुल जा रहा है बार बार, सी when the transfer of electron is towards the substituent group attached to the conjugated system, so क्या there is transfer of pi electron electrons towards the substituent attached with the conjugated system, Okay, let's try to understand the example of nitrobenzene. तो बेटा ये बेंजीन है, ध्यान से समझना इसको। ये बेंजीन हो गया और यहां पर नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, NO2 और ये बॉन्ड ऐसे होता है। अब यहां पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर कोई बचा ही नहीं है डायरेक्ट, तो लोन पेयर देने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर बचा ही नहीं है। पहली बात तो बाजू में डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से पूरे पाई इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा। तो बदले में नाइट्रोजन क्या करेगा, रिंग के इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लेगा। देखो इलेक्ट्रॉन पेयर लिए जा रहे हैं कॉन्जुगेट सिस्टम के पास से। ऑक्सीजन पाई बॉन्डेड है, ऑक्सीजन पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, बदले में नाइट्रोजन रिंग के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा। हाउ विल द स्ट्रक्चर लुक लाइक, यहां क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक पैर तो इलेक्ट्रॉन ने खींच लिया, इलेक्ट्रॉन पेयर लिया तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर शिफ्ट हो गया है, डबल बॉन्ड हो गया। घाटा किसका होगा बताओ, किस कार्बन का घाटा हुआ, ये वाले कार्बन का। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होके इधर आ गया, इधर से इधर आ गया, तो इसको कुछ नहीं मिला ना। इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से अगर आप यहां ले लोगे तो इसको तो कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, इसको तो नुकसान हो गया ना। तो दिस कार्बन विल बिकम पॉजिटिव। Okay, this carbon will acquire positive charge. You got this? चलो अभी भी कॉन्जुगेशन है, देखना डबल बॉन्ड के बाजू में पॉजिटिव चार्ज है, कॉन्जुगेशन व्हाट विल हैपन, दिस डबल बॉन्ड विल शिफ्ट टू दिस पोजीशन। डबल बॉन्ड एक पोजीशन आगे शिफ्ट होगा, उससे क्या हो जाएगा, देखो डबल बॉन्ड एन ऊपर एज इट इज है, अभी डबल बॉन्ड शिफ्ट होके यहां पे आ गया, इसकी वैलेंसी बढ़ गई। नुकसान किसको हुआ, इसको हुआ, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अभी भी कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड के बाजू में प्लस, डबल बॉन्ड कहां आएगा, आगे आएगा। डबल बॉन्ड यहां पे आ गया, पॉजिटिव कहां जाएगा, इधर। तो अब एक बात समझो आप, आगे वाले स्ट्रक्चर में नेगेटिव कहां आया था, ऑर्थो पैरा ऑर्थो। इस स्ट्रक्चर में पॉजिटिव कहां आ रहा है, ऑर्थो मेटा के मेटा मेटा में कहां है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो। पॉजिटिव चार्ज भी कहां आ रहा है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो। मेटा को कुछ मिलता ही नहीं है, कभी नहीं मिलता है। मेटा को ना नेगेटिव चार्ज मिलता है, मेटा को ना पॉजिटिव चार्ज मिलता है। तो अगर तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त मेटा के ऊपर कुछ ला दिए, मतलब तुम्हारा स्ट्रक्चर गलत है। जब इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होगा तो भी इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो। इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप होगा तो पॉजिटिव कहां आएगा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो। देयर इज नथिंग ऑन मेटा पोजीशन, राइट। सो लास्ट स्टेप देख लो, डबल बॉन्ड के बाजू में प्लस। नाउ व्हाट विल हैपन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से अंदर शिफ्ट हो जाएगा वापस, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को छोड़ देगा, एंड यू ऑब्टेन दिस वन। डबल बॉन्ड यहां पे आ गया, दिस बिकम सिंगल बॉन्ड, यहां क्या हो गया, डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ दिए वापस, राइट। तो ये NO2 ग्रुप ने क्या किया, देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर है ना, वो कहां हो रहा है, टुवर्ड्स द NO2 ग्रुप हो रहा है। तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूशन होता है तो माइनस आई माइनस आर,
और अगर पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अवे होता है तो प्लस आर। यू गेट दिस, यू गेट दिस। अब बेटा एक बात समझो, अब पहले कुछ एग्जांपल लिख देते हैं इसके, माइनस आर और माइनस एम ग्रुप। एक में जो एग्जांपल आपको समझाने जा रहा हूं बराबर समझना। तो माइनस आई ग्रुप में कौन से होंगे? माइनस आई ग्रुप में ऐसे एटम होंगे जिसमें कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ जुड़ने वाले एटम के साथ में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ हो। देखो होगा क्या, ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बदले में कार्बन आगे से खींचेगा, राइट। सिमिलरली NO2, ये ऑक्सीजन यहां से खींचेगा, बदले में नाइट्रोजन आगे से खींचेगा। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, सारे ग्रुप, राइट। देन CN ग्रुप, N यहां से खींचेगा, कार्बन आगे से खींचेगा। तो इनमें देखो किसी भी एटम के पास डायरेक्ट कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है देने के लिए, है नहीं है, राइट। तो ये सारे के सारे क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेंगे फ्रॉम द कॉन्जुगेटेड सिस्टम और रेजोनेंस करेंगे। Now try to understand one best example. Just for the example, suppose if you have this compound, let's say we have CH2 double bond CHCl. If I have this, ध्यान से देखना, if I have this, यहां पे ये क्लोरीन के दो काम है, क्लोरीन के यहां पे दो काम है बेटा, ध्यान से देखना। क्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर खींचता है। इंडक्टिव इफेक्ट कौन से बॉन्ड से ऑपरेट होता है? सिग्मा बॉन्ड से। तो क्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन क्या करेगा? ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। कौन सा इफेक्ट है? ये माइनस आई, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच रहा है इंडक्टिव इफेक्ट से, राइट। आई कैन ऑल्सो सी द रेजोनेंस हियर, पाई बॉन्ड के बाजू में लोन पेयर, और विल हैपन ये पाई बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा, बदले में इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे आएगा। तो क्लोरीन ऑन दी अदर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है कौन सा इफेक्ट से? भाई प्लस आर इफेक्ट। सो मैनी अ टाइम इट हैपन कि जब ऐसे क्लोरीन वाले ग्रुप होते हैं तो एक साथ दो इफेक्ट ऑपरेट करता है। माइनस आई से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा है और रेजोनेंस से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस दे रहा है, राइट। इंडक्टिव इज ऑपरेटिंग थ्रू सिग्मा बॉन्ड, रेजोनेंस इज ऑपरेटिंग थ्रू पाई बॉन्ड। अब कौन सा इफेक्ट का असर ज्यादा होगा, कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करेगा, वो डिपेंड करता है कंपाउंड कौन सा, रिएक्शन कौन सा उसके ऊपर। समझ आया जो एग्जांपल मैंने किया वो, राइट। तो सिग्मा से कौन ऑपरेट करता है? इंडक्टिव, और पाई से कौन ऑपरेट करता है? रेजोनेंस। इज इट क्लियर? तो हमने कौन सा इफेक्ट सीखा अभी? रेजोनेंस इफेक्ट, और मैसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं इसको, आर इफेक्ट या एम इफेक्ट। कोई डाउट किसी को? चलो फटाफट सब लोग रफ पेज निकालो और ये स्ट्रक्चर लिखने की ट्राई करो अभी के अभी, फटाफट करो। चलो ट्राई टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर एंड मेक सम मिस्टेक्स इन इट। सी व्हाट यू कैन सी हियर, द प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स इन ओपन चेन और साइक्लिक सिस्टम इज टर्म्ड एज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड है, जैसे कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो इस सिस्टम को हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। बट एज आई टोल्ड यू, कॉन्जुगेशन खाली वो नहीं होता है, कॉन्जुगेशन मतलब डबल बॉन्ड के बाजू में डबल बॉन्ड, लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज या सिंगल इलेक्ट्रॉन, वी कॉल्ड इट एज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, राइट। एंड दिस सिस्टम शोज एब्नॉर्मल बिहेवियर इन द टर्म्स ऑफ दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल, क्योंकि जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं उतना स्टेबिलिटी बढ़ता है, राइट। ओके, एंड देन दैट केस पाई इलेक्ट्रॉन विल डीलोकलाइज। पाई इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा और बॉन्ड कैसा हो जाएगा? पोलर हो जाएगा, प्लस माइनस चार्जेस डेवलप होंगे, राइट। पाई इलेक्ट्रॉन विल delocalize and the polarity will be, so let's write the statement here, pi electrons will delocalized and due to that the polarity will develop, right। pi electron delocalize हो गया और polarity develop होगा। so here pi electrons in conjugated system delocalized and कट कर देना, polarity will be developed। तो पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो गया और
पोलैरिटी डेवलप होगा, राइट? कट किया, ओके। वीडियो कट नहीं किया ना? तो चल रहा है, वीडियो चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। चलो चलो इस इफेक्ट को ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, राइट? मेरे को तो क्रॉप करना ही नहीं था, मैंने क्यों करना। चलो नेक्स्ट वन इज द थर्ड इफेक्ट विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज टेम्पररी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जिसे हम कहेंगे ए इफेक्ट, we'll call it A effect. Electromagnetic effect, or we'll call it A effect. Let's see. So in electromagnetic effect there will be transfer of pi electron on the demand of attacking reagent. There will be transfer of पाई इलेक्ट्रॉन। कब ट्रांसफर होगा? ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, राइट? कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने वाले हैं यहां पे? पाई इलेक्ट्रॉन। कब ट्रांसफर होंगे? जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा तब। This effect is temporary, right? This effect is temporary. It is only present when there is attacking reagent. This effect is temporary. अब इसके भी दो टाइप है, एक है प्लस ई इफेक्ट, दूसरा माइनस ई इफेक्ट। लेट्स सी। It is a temporary effect. The organic compound having multiple bond show this effect in the presence of attacking reagent only. It is defined as the complete transfer of pi electrons to one of the atoms joined by multiple bond on the demand of attacking reagent. What we have written? It is a complete transfer of pi electron to one of the atom. कब ट्रांसफर होगा? ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। तो सपोज मान लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसमें ये आपका पाई बॉन्ड है, राइट? और ये सिग्मा बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड में भी दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सपोज मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल आया। इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है? कुछ पॉजिटिव होता है, राइट? अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आया, अगर इलेक्ट्रोफाइल को यहां पे अटैक करना है इस कार्बन के ऊपर, मैं ऐसे एरो नहीं करूंगा, एरो करेंगे तो हर एक एरो का स्पेसिफिक मीनिंग है, राइट? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सपोज इलेक्ट्रोफाइल को ना यहां पे अटैक करना है इधर, तो दिस कार्बन मस्ट एक्वायर नेगेटिव चार्ज फर्स्ट, क्योंकि पॉजिटिव कहां अटैक करता है? जहां पे नेगेटिव होता है वहीं अटैक करता है। तो होगा क्या? ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इसकी डिमांड के चलते पूरा इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और जब इसके ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उसके बाद ये पॉजिटिव उसके ऊपर अटैक कर देगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये इलेक्ट्रोफाइल को यहां पे आना है, सपोज अटैक करना है इसके ऊपर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल जब वो नेगेटिव बनेगा। तो होगा क्या? ये जो पाई बॉन्ड है वो पूरा का पूरा इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, राइट? ऑन दी अदर एंड, सपोज मान लो कि जस्ट फॉर एग्जांपल, सपोज यहां पे कोई न्यूक्लियोफाइल आया। न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है? नेगेटिव होता है। अगर न्यूक्लियोफाइल को यहां पे अटैक करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको पॉजिटिव बनना पड़ेगा। पॉजिटिव बनने के लिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां शिफ्ट हो जाएगा? इधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट? ओके, तो जहां पे अटैक हुआ वहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होता है ना तो उसे कहते हैं प्लस ई इफेक्ट। प्लस ई, जहां पे अटैक हुआ वहीं पे इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हुआ, जैसे कि इस एग्जांपल में देखो अटैक भी यहां हुआ, इलेक्ट्रॉन पेयर भी यहीं आया शिफ्ट होके, तो उसे कहते हैं प्लस ई इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको? प्लस ई इफेक्ट। और जहां पे अटैक होता है अगर इलेक्ट्रॉन पेयर उससे अवे शिफ्ट हो रहा है तो उसे कहते हैं माइनस ई इफेक्ट। डू यू अंडरस्टैंड दिस? डू यू अंडरस्टैंड दिस? पहले किसका फोन था? ओके, सो दिस इज कॉल्ड, okay, this is called plus A effect and this is called minus E effect, right? plus E effect में क्या होगा? shifting of electron pair will take place towards the attacking reagent.
plus E में towards the attacking reagent, minus E में shifting will take place away from the attacking reagent. Let's see. The effect is annulled as soon as the attacking reagent is removed. जैसे attacking reagent चला जाएगा, वो जो shifting था वापस normal हो जाएगा, right? So that's why it is temporary effect. Okay, there are two effect, distant type. पहला है positive electromagnetic effect. देखो positive में क्या हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अगर H प्लस को यहाँ पे आके जुड़ना है तो शिफ्टिंग भी इधर ही होगा. तो पॉजिटिव में क्या हो रहा है, इसके अंदर pi electron of the multiple bond are transferred to that atom to which the reagent get attached. जहां पे reagent आया वहीं पे अगर शिफ्टिंग हुआ तो उसे कहेंगे प्लस ई इफेक्ट, राइट. और जहां पे इलेक्ट्रॉन आया अगर शिफ्टिंग कहां पे हुआ, उससे multiple bonds are transferred to that atom to which the attacking reagent does not get attached. और you can say shifting is taking place away from the attacking reagent. ओके, तो प्लस ई में हम क्या लिखेंगे, सिंपल सा हम लिखेंगे प्लस ई के अंदर शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन take place towards the attacking reagent, or you can write on the same atom where the reagent is attached. That means on the same atom where reagent is attached. और माइनस में क्या आएगा, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट, टेक प्लेस अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट, राइट. दैट मीन्स ऑन द एटम other than where reagent is attached. बोले एग्जाम्पल आ गया समझ में जो हमने लिखा है वो. ओके, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, और विल द प्रोडक्ट लुक लाइक, इस एग्जाम्पल में प्रोडक्ट क्या बनेगा, लेट्स सी. इसको भी थोड़ा शिफ्ट कर लेते, प्रोडक्ट लिखना बाकी है हमारा. ये खाली लाइन जा रही है इधर से इधर, ये क्या बात हुई, लाइन घूम रही है. एरो है क्या, तो एरो को तो उठा के ले जाएंगे, और क्या. चल निकल, चल तू भी आजा भाई, तेरे ग्रुप के साथ आजा, कोई बात नहीं. मजा आ रहा ना तुमको. चलो, सी व्हाट विल फॉर्म हियर. बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल. यहां पे कौन आके जुड़ गया, ई. इसका तो लॉस हो गया ना, इलेक्ट्रॉन पेयर भी दूर चले गए, ई भी नहीं आया पास में, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो सिंपल याद रखो, अगर इसको ई मिलेगा तो इसको प्लस मिलेगा. इधर क्या होगा, यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और अटैक कहां हुआ, इधर हुआ है, राइट. तो यू विल गेट, यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल, और यहां पे कौन आके जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल. Do you get this? कौन सा इफेक्ट बेटा ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है, देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन. पाई इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर होंगे, टू दी वन ऑफ द अटैचिंग वन ऑफ द एटम्स जो पाई बॉन्ड से कंबाइन हुए हैं. कब होगा शिफ्टिंग, ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट. तो कहां पे ऑपरेट होगा ये, दिस इज अ ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑन द डिमांड ऑफ द अटैकिंग reagent, right. पूरा कर दे स्टेटमेंट को, towards one of the combining atom. थोड़ा टेक्स्ट बुक वाले को भी डेफिनेशन थोड़ा छोटा करना चाहिए, बड़े बड़े डेफिनेशन दिए होते. इफेक्ट कैसा है, टेम्पररी. प्लस ही माइनस ही क्लियर एकदम. Now last effect is hyperconjugation. Let's see what is hyperconjugation. Most tricky to understand. Hyperconjugation सबसे ट्रिकी है समझना. देखो क्या है हाइपरकॉन्जुगेशन, पहले मैं आपका लॉजिक क्लियर कर देता हूं. हाइपरकॉन्जुगेशन, हाइपर, श्रेयस सर ने मुझे चाबी दी ना, रे हाइपर कॉन्जुगेशन.
अब बेटा देखो ध्यान से, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का कंडीशन है सी एच बॉन्ड के बाजू में अनसैचुरेटेड कार्बन, सी एच बॉन्ड के बाजू में क्या है, अनसैचुरेटेड कार्बन है। मैं इस अनसैचुरेटेड कार्बन को ना थोड़ी वैलेंस से चेंज कर लेता हूं, थोड़ा क्रॉस कर देते हैं वैलेंस को, तो कैन अंडरस्टैंड क्लियरली। ओके, सी एच के बाजू में अनसैचुरेटेड कार्बन अगर है तो होगा क्या, क्या दिस कार्बन एज इज ओनली 3 वैलेंसी, देयर बी वन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, इसके पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगी, कार्बोकैटायन है sp2 हाइब्रिड, yes or no? What will happen? This CH electron pair will remain attracted towards these orbitals. These CH electron pairs remain attracted to these empty orbitals, and you will get another structure like this. ये बेचारा एच अलग हो गया, उसका इलेक्ट्रॉन पेयर कहां चला गया, इधर आ गया डबल बॉन्ड में, लाइक दिस यू विल गेट। इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो कहां शिफ्ट हो गया, इसके साथ शिफ्ट हो गया, और यहां क्या बन गया, पाई बॉन्ड बन गया, और ये H प्लस बेचारा अलग हो गया। तो ये तक आपको कब देखने मिलेगी, व्हेन CH बॉन्ड, व्हेन CH bond is next to unsaturated system। कंडीशन याद रख लो पहले, ये कंडीशन है हाइपर कॉन्जुगेशन का। अब इधर जितने H होंगे ना वो सारे के सारे हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होंगे, राइट? बेसिक क्लियर? लेट्स सी द डेफिनेशन नाउ। हाइपर कॉन्जुगेशन, लास्ट वन। It is a general stabilizing interaction. It involves delocalization of sigma electron of CH bond of an alkyl group which is directly attached to the unsaturated system or to the atom with an unshared p orbital. जैसे कि यहां पे था ना, we have unshared p orbital, right? So here this is stabilizing interaction. What will happen here? There will be shifting of sigma CH bond, shifting of sigma CH bond to the adjacent unsaturated system, adjacent unsaturated system or atom having empty p orbital, atom having empty p orbital. Okay, so this is the definition of hyperconjugation. याद रहेगा सबको डेफिनेशन? CH सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, अनसैचुरेटेड सिस्टम के पास चले जाएंगे। Okay, let's see it further. Hyperconjugation is permanent effect. Let's take this example, CH3 CH2 twice. ये हमने ऑलरेडी देखा है वही एग्जांपल। देखो ये रहा, ये CH बॉन्ड, ये कार्बोकेटायन का एम्प्टी ऑर्बिटल, CH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर कहां शिफ्ट हो गया, शिफ्टेड टुवर्ड्स द एम्प्टी p ऑर्बिटल्स, राइट? थोड़ा इसको सजा देते हैं, है ना? नहीं तो स्कूल का टीचर तुम्हारा मार्क काट लेगा। तो ना, स्कूल के टीचर बहुत खराब होते हैं। यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है, एंड देयर विल बी लोन पेयर गया, सॉरी देयर विल बी बॉन्डिंग पेयर गया, और ये बॉन्डिंग पेयर शिफ्ट होके कहां चली जाएगी, इधर चली जाएगी, है ना? ये क्या है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर conjugation. This is the empty p orbital, and this one is the sp3 carbon and 1s orbital of hydrogen के बीच का sigma bond.
है ना? sp3 कार्बन एंड 1s वाले हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर एम्प्टी p ऑर्बिटल में चला गया। ओके, चलो और कुछ इतना डिटेल नहीं समझाना है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर विल फॉर्म। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सपोज वी हैव द C डबल बॉन्ड C हियर, इसके बाजू में यहाँ पे कार्बन है। लेट्स से यहाँ वी हैव हाइड्रोजन। लेट्स से वी हैव 3 हाइड्रोजन ऑन दिस कार्बन and 3 on this carbon. Let's find out how many carbon will be involved in hyperconjugation. सबसे पहले देखो, where is unsaturated system? You can see डबल बॉन्डेड कार्बन है, मतलब अनसैचुरेटेड है। डबल बॉन्डेड का मतलब क्या होता है बेटा? पाई बॉन्ड का मतलब होता है कि इन दोनों के एक एक ऑर्बिटल के बीच में ना साइड बाय साइड ओवरलैप हुआ है। इसे क्या बॉन्ड कहते हैं? हम पाई बॉन्ड कहते हैं। आगे ना, राइट? अब देखो ध्यान से, मतलब ये पूरा सिस्टम अनसैचुरेटेड है। ये सिस्टम कैसा है? पूरा अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड के बाजू में कितने CH बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे 6 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे। क्या यू विल हैव 6, वी हैव 6 सिग्मा CH बॉन्ड attached directly to unsaturated system. Therefore we will have here 6 hyper conjugated structures. You will have 6 hyper conjugated structures here. आपको यहाँ पे 6 स्ट्रक्चर मिलने वाला है हाइपर कॉन्जुगेशन का, राइट? चलो इनके एग्जांपल में देखो, व्हाट डू वी हैव। इनके एग्जांपल के अंदर इन्होंने जो एग्जांपल बनाया उसमें आप देखो, CH3 के बाजू में CH2 प्लस है। C प्लस मतलब अनसैचुरेटेड सिस्टम। C प्लस के बाजू में 3 CH बॉन्ड है। तो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर बने। देखो, एक में इसका इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया, H प्लस बना दिया। दूसरे में इसका इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया, H प्लस बना लिया। तीसरे में इसका इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया, इसको H प्लस बना दिया। यस और नो? हमने भी जो एग्जांपल लिखा बेटा, उस एग्जांपल के अंदर भी आप बारी बारी से सबका इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकते हो। तो आपको 6 अलग अलग स्ट्रक्चर मिलेंगे। डू यू गेट दिस? ओके, चलो। इन ग्रेटर नंबर ऑफ alkyl ग्रुप अटैच टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम, द ग्रेटर इज द हाइपर कॉन्जुगेशन इंटरेक्शन एंड ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, हमने ऐसा लिखा था कार्बोकेटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? टर्शरी है। कहा था ना आपने? हाँ, अब उसका रीजन समझो। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। बेटा ध्यान, यहां पे ये हो गया तुम्हारा कार्बोकेटायन C प्लस। अगर इसके साथ बेटा 3 CH3 लगे, बोलो कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे यहां पे? 9, क्योंकि ये सारे CH बॉन्ड डायरेक्टली अनसैचुरेट पे लगे होंगे। तो यहां पे आपको 9 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर मिलेंगे। अगर ये सेकेंडरी है, सपोज यहां पे CH3 है, यहां पे CH3 और यहां पे खाली H है, कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर मिलेंगे? 6। ये तो डायरेक्टली C प्लस के साथ जुड़ा है। C प्लस के बाजू वाले पे CH होना चाहिए, राइट? डायरेक्ट नहीं, C प्लस के बाजू वाले पे CH होना चाहिए, राइट? तो यहां पे 6 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको। If it is primary, how many hyperconjugated structures you will get? 3 only. So you have just seen stability is proportional to number of hyperconjugated structure. Stability is proportional to number of hyperconjugated structures. आपने ऐसा देखा था कि मिथाइल ग्रुप इज प्लस आई, मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में आया था। क्यों? रीजन ये है हाइपर कॉन्जुगेशन। बिकॉज ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को जाने देता है, राइट? ओके, so that is why in stability maximum stable is this carbocation which is tertiary. Okay, so this make the tertiary carbocation most stable. ये tertiary है, ये secondary है और ये primary है। tertiary is most stable, then secondary and least stable is primary. समझ आया मैंने क्या लिखा है बोर्ड पे?
ओके, लेट्स सी। चलो यहां पे इन्होंने लिया है हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन कंपाउंड, दे हैव टेकन हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन कंपाउंड्स। ये बहुत खाली खाली खींचा है इसको, च्युइंगम की तरह खींच के बड़ा किया है इसको। मैं इसको डायरेक्ट ले लेता हूं यहां पे। ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन्स, सी हाइपर conjugation in alkene। कैन यू सी alkene here? दिख रहा है alkene इसमें तुमको? नहीं दिख रहा है? अब मैं बताता हूं कहां है alkene। से ये सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन और ये शेयरिंग हुआ है, मतलब ये कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। तो ये सिस्टम हो गया अनसैचुरेटेड, हमने जो एग्जांपल लिया था वही है। ये सिस्टम कैसा हो गया? अनसैचुरेटेड सिस्टम। अनसैचुरेटेड सिस्टम के बाजू में आप देखो CH बॉन्ड है, ये रहा, यहां पे हाइड्रोजन होगा। अनसैचुरेटेड सिस्टम के बाजू में CH बॉन्ड है, तो ये CH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा? एम्प्टी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? तो ये कौन सा इफेक्ट है यहां पे? हाइपर कॉन्जुगेशन। चलो, हाउ वी कैन ड्रॉ ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस? सो व्हाट डू वी हैव हियर? C डबल बॉन्ड C, इसके पास दोनों H है इस तरह से, और इसके बाजू में यहां पे इसके पास भी एक H होगा इस तरह से, और इसके बाजू में यहां पे क्या है? लेट्स से CH3 है। तो ये अनसैचुरेटेड सिस्टम के बाजू वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तीनों रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे। चलो, एरो किस तरह से मारेंगे ध्यान देना। तो ये CH बॉन्ड शिफ्ट होके यहां पे आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होके आगे चला जाएगा, नहीं तो इसकी 5 वैलेंसी हो जाएगी। ओके, क्या हो रहा है? बहुत कॉल आ रहा है मुझे। ओए, अगर आप ये इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट नहीं करते ना, तो इसकी 5 वैलेंसी हो जाती है, 1 2 3, और यहां पे और 2 हो जाती है, 5 वैलेंसी बन जाती है इसकी। ठीक है, 2 मिनट तो वेट कर जो, नहीं मैं बात कर लेता हूं तुम्हारे साथ। ओके, सी दिस। तो हुआ क्या यहां पे? ये देखो, ये वाले हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट गया, ये क्या हो गया? H+ हो गया। इतना बारीकी से ना तुमको कोई नहीं सिखाता है। यूट्यूब वाले ना फटाफट भगा भगा के चले जाते हैं सब कुछ, शॉर्ट वीडियो शॉर्ट वीडियो शॉर्ट वीडियो। शॉर्ट वीडियो में थोड़ी समझ में आता है ये सब कुछ। यहां हो गया डबल बॉन्ड, नहीं तो वन शॉट वीडियो भी बहुत लंबा होता है, पूरा डिटेल लेक्चर होता है। चलो, ये इलेक्ट्रॉन पे इधर शिफ्ट हो गया, तो यहां पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। बेटा, एक आपने ये स्ट्रक्चर बना लिया जिसमें इस बेचारे को अलग कर दिया। यू कैन ड्रॉ 2 सिमिलर स्ट्रक्चर जिसमें आप बारी बारी से इसको और इसको अलग करोगे। इसको जोड़ दो, वापस इसको अलग कर दो, इसको जोड़ दो, वापस इसको अलग कर दो, तो आपको यहां पे 3 स्ट्रक्चर मिलेंगे हाइपर कॉन्जुगेटेड। डू यू अंडरस्टैंड दिस? राइट। तो हम चारों इफेक्ट को समराइज करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट हुआ था कौन से बॉन्ड से? सिग्मा बॉन्ड से। अगर कोई पोलर बॉन्ड है तो पोलर बॉन्ड क्या करेगा? अपने बाजू वाले बॉन्ड को भी पोलर बनाएगा, उसे हमने कहा था इंडक्टिव इफेक्ट। पहला इफेक्ट, राइट। दूसरा इफेक्ट आया रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब डबल बॉन्ड के बाजू में डबल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल इलेक्ट्रॉन या प्लस, राइट। तो क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा और बॉन्ड पोलर बनेगा। पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा और बॉन्ड कैसा बनेगा? पोलर बनेगा। कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा? बॉन्ड पोलर बन जाएगा, प्लस माइनस चार्जेस आ गए थे। यस, इसमें अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन पैर लेकर रेजोनेंस कर रहा है तो माइनस आर, ग्रुप इलेक्ट्रॉन पैर देकर रेजोनेंस कर रहा है तो प्लस आर। क्लियर? फिर आया इलेक्ट्रोमेरिक। इलेक्ट्रोमेरिक कब होता है? जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है। और कब होता है? जब पाई बॉन्ड होता है। मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए कंपलसरी। तो अटैकिंग रिएजेंट के आने पे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एटम पे शिफ्ट हो जाएंगे। अटैकिंग रिएजेंट के आने पे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एटम पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमेरिक। अगर शिफ्टिंग रिएजेंट की तरफ हो रहा है तो प्लस ही, शिफ्टिंग रिएजेंट से दूर हो रहा है तो माइनस ही। क्लियर? हाइपर कॉन्जुगेशन कब होता है? जब CH बॉन्ड अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ लगा हो।
अगर CH बॉन्ड अनसैचुरेटेड सिस्टम के जस्ट बाजू में लगा है तो CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन अनसैचुरेटेड सिस्टम की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे और उसे हम क्या कहेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन कहेंगे। और जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। देवांग एनी डाउट? जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा आपको क्या मिल रही है, स्टेबिलिटी मिल रही है। बेसिक क्लियर? ये सारा बेसिक ना अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब भी आप ऑर्गेनिक के डिटेल रिएक्शन सीखोगे तो बार बार ये लिखा होगा ड्यू टू प्लस आर, ड्यू टू प्लस सी, ड्यू टू माइनस आई, माइनस ई, प्लस एम। माइनस एम तो आपको क्लियर होना चाहिए, हाँ प्लस एम मतलब ये, माइनस सी मतलब ये, हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब ये। तो इसीलिए इन टॉपिक्स को ना मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्लस माइनस कहता हूं, मैथमेटिक्स का प्लस माइनस, ये एकदम बेसिक है, राइट? ये चैप्टर ऑर्गेनिक का सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें सीखे हुए सारे टर्म्स आपको बार बार 2 साल यूज करने हैं। इलेक्ट्रोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, कार्बोकेटायन हो गया, सारे इफेक्ट हो गए, राइट? क्लेवेज ऑफ बॉन्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का एरो हो गया। तो ये सब चीजें आपको मल्टीपल टाइम करना है अगले आने वाले 2 सालों में। इज इट क्लियर? तो यहां पे आपके चारों टाइप के इफेक्ट होते हैं, कंप्लीट। ओके, नाउ विल हैव अ स्मॉल ब्रेक एंड देन विल कंटिन्यू। सी, हाइपर कॉन्जुगेशन इज आल्सो कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। A hyperconjugation is also called as no bond resonance. Timing is till 8:30. Then hyperconjugation is no bond resonance. Okay, very nice. चलो, ऑर्गेनिक में कितने टाइप के रिएक्शन आते हैं बेटा? ये तो बहुत शॉर्ट में लिख दिया इन लोगों ने। ऑर्गेनिक में जनरली 4 टाइप के रिएक्शन आते हैं पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चलाने वाले। पहला रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन समझते हो ना, 10th में भी था सब्स्टिट्यूशन। एक ग्रुप गया, दूसरा ग्रुप आया, सब्स्टिट्यूशन। दूसरा है एडिशन। एडिशन मतलब कोई आके खाली जुड़ेगा। अब जुड़ कब सकता है? जब सिस्टम कैसा हो, अनसैचुरेटेड हो। अगर सिस्टम अनसैचुरेटेड है, अगर सिस्टम भूखा है तो और खा पाएगा, भूखा है तो और इलेक्ट्रॉन या और बॉन्ड बना के किसी और को जोड़ पाएगा, राइट? फिर आता है एलिमिनेशन, निकालना, समझ गए तुम? लास्ट होता है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में ना कोई आता है ना कोई जाता है, बट अंदर अंदर ही बॉन्ड का ना चेंज हो जाता है, अंदर अंदर ही एटम का अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। दैट इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 4 ही रिएक्शन पे चलता है, ऐसा मानना मत। Because when you see the organic chemistry reaction, you'll get a lot complicated reaction जहां तुमको पता ही नहीं चलेगा एडिशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिएक्शन है, पर बेसिक आप ऐसा कह सकते हो कि 4 तरह के रिएक्शन होते हैं। तो मैं खाली इसको क्रॉप करके रख दे रहा हूं, आपको अपने नोट्स पे लिख देना, ठीक है? इसको 2 साल में ये सारे रिएक्शन आपको सीखने हैं। ओके, लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास हियर। एक्सप्लेन व्हाई दिस वन इज मोर स्टेबल कंपेयर्ड टू दिस टू। ये तो हो गया ऑलरेडी। C प्लस के बाजू में 3 CH3 है, कितने हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनाएगा? 9। ये कितने बनाएगा? 3। C प्लस के बाजू में CH3 है, मतलब 3 बॉन्ड होंगे। ये कितने बनाएगा? 1 भी नहीं। तो C प्लस के बाजू में कार्बन ही नहीं है, राइट? तो मैं इसको भी यहां पे रख देता हूं, आपको होमवर्क में इसको भी लिख देना है। चलिए, आज का क्लास यहां खत्म करेंगे। अब कल के क्लास में आपको क्या सीखना है, सुन लो। कल के क्लास में आपको पहले सीखना है बेटा क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब है, अगर आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, अभी लैब में आप कर रहे हो ना पॉजिटिव नेगेटिव आयन ढूंढने वाला, तो अगर आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया है और आपको पूछा बताओ इसके अंदर क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, क्या है, उसे कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। और कितना है, कितना परसेंट कार्बन है, कितना परसेंट हाइड्रोजन है, उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इस चैप्टर में अभी आखिरी 2 टॉपिक बचे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है? एंड देन विल डू द एक्सरसाइज। चलिए, आप लोग जा सकते हो अपने अपने गैर।